नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए गए स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारी निकाल रहे हैं, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिहाज से। आज 27 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स का ये पहला भाग है। हाँ, और हमारा प्रयास है आपको सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानी, उनका महत्व भी समझाना। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले थोड़ी बात की हो, तो ये एक तरह से रिवीजन भी हो सकता है आपके लिए। हम कोई टॉपिक दोहराएंगे नहीं। हम्म। अच्छा, तो आज हम किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं? मुख्य बिंदु है महिला कार्यबल भागीदारी में जो जबरदस्त वृद्धि हुई है वो, फिर पीवीटीजीस के लिए अलग जनगणना की मांग। हाँ, और अमेरिका में राज्य पूंजीवाद की सुगबुगाहट, सामुदायिक वन अधिकारों पर जो स्पष्टीकरण आया है, सुप्रीम कोर्ट की भाषण की स्वतंत्रता पर कुछ अहम टिप्पणियां। और हाँ, कुछ और भी जरूरी खबरें हैं अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही, मैं कहूंगी, सकारात्मक खबर है अर्थव्यवस्था और समाज से जुड़ी हुई। पीएलएफएस यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के ताज़ा आंकड़े आए हैं और ये बताते हैं कि भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर डब्ल्यूपीआर उसमें एक बड़ा उछाल आया है। हाँ, बिल्कुल, ये आंकड़े दिखाते हैं कि 2017-18 में जो डब्ल्यूपीआर करीब 22% था, वो 2023-24 में बढ़कर 40.3% हो गया है। 40.3%, ये तो लगभग दोगुना है। हाँ, बिल्कुल, लगभग दोगुना। और इसमें भी एक दिलचस्प बात यह है कि इस बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा, मतलब करीब 96% हिस्सा, ग्रामीण क्षेत्रों से आया है। शहरी क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है 43% की, लेकिन ग्रामीण आंकड़ा बहुत बड़ा है। 96% ग्रामीण क्षेत्रों में, ये तो मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ बड़े बदलावों का संकेत है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शायद कृषि के अलावा दूसरी गतिविधियों में, या हो सकता है स्वयं सहायता समूहों के जरिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। और साथ ही अच्छी बात यह है कि महिला बेरोजगारी दर भी घटी है, 5.6% से घटकर 3.2% पर आ गई है। और ये सिर्फ नौकरी करने वाली महिलाओं की बात नहीं है शायद। स्वरोजगार का क्या? उसमें भी कुछ बदलाव है? हाँ हाँ, बिल्कुल, महिला स्वरोजगार भी बढ़ा है। 2017-18 में ये करीब 51.9% था, जो अब 2023-24 में बढ़कर 67.4% हो गया है। मतलब करीब 30% की वृद्धि। तो महिलाएं अब सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रही, बल्कि अपना काम भी शुरू कर रही हैं। सही कहा, उद्यमिता की तरफ रुझान बढ़ा है। और इसमें वित्तीय पहुंच, मतलब फाइनेंशियल एक्सेस का भी बड़ा हाथ है। हाँ, वो मुद्रा योजना और स्वनिधि योजना की बात कर रहे हैं आप। जी, आंकड़े बताते हैं कि मुद्रा लोन का करीब 68% महिलाओं को मिला है। और जो पीएम स्वनिधि योजना है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उसमें भी 44% लाभार्थी महिलाएं हैं। तो जमीनी स्तर पर पैसा पहुंच रहा है। हाँ, और इसका सीधा असर दिख रहा है। महिला नेतृत्व वाले जो एमएसएमईज हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, उनकी संख्या 2010-11 में करीब 1 करोड़ थी, अब 1.92 करोड़ हो गई है। और इनसे 89 लाख से ज्यादा महिलाओं को रोजगार भी मिला है। ये सब आंकड़े एक बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। पिछले दशक में जो लिंग आधारित बजट है, जेंडर बजट, उसमें 429% की वृद्धि हुई है। ये सिर्फ पैसों का आवंटन नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सोच में बदलाव है। पहले बात होती थी महिलाओं का विकास, यानी वुमेन्स डेवलपमेंट। अब फोकस है महिला नेतृत्व वाले विकास, यानी वुमेन लेड डेवलपमेंट पर। इसमें क्या फर्क है? मतलब सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। फर्क है, महिलाओं का विकास में योजनाएं अक्सर ऊपर से बनती हैं महिलाओं के लिए, लेकिन महिला नेतृत्व वाले विकास में महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं हैं, वो नेता हैं, वो निर्णय लेने वाली हैं, वो विकास की प्रक्रिया में बराबर की भागीदार हैं। अच्छा, तो वो ड्राइवर सीट पर है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ सामाजिक न्याय के लिए नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। तभी तो विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, उसमें 70% महिला कार्यबल भागीदारी को एक अहम स्तंभ माना गया है। ठीक है, तो ये तो हुई महिला भागीदारी की बात। अब चलते हैं एक और महत्वपूर्ण समावेशी विकास के पहलू पर। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा है कि जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं, पीवीटीजीज, उनके लिए एक अलग जनगणना होनी चाहिए। जी हाँ, ये मांग उठी है, और इसकी वजह यह है कि इन समूहों का डेटा, मतलब आंकड़े, अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं रहे हैं। स्पष्ट क्यों नहीं रहे? मतलब जनगणना तो सबकी होती है, लेकिन देखिए, भारत में 75 पीवीटीजीज हैं। 2011 की जनगणना में इनमें से करीब 40 को तो अनुसूचित जनजाति एसटी के तहत गिना गया, लेकिन बाकी जो हैं वो अक्सर किसी बड़े एसटी समुदाय के उपसमूह होते हैं।
तो उनकी गिनती अलग से नहीं हुई, उन्हें उसी बड़े समूह में मान लिया गया। ओ, तो उनकी अपनी संख्या पता ही नहीं चली। हाँ, और नहीं उनकी विशिष्ट जरूरतों का ठीक से पता चला। तो अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो भारत के जो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं, आरजीआई, उनका कार्यालय शायद अगली जनगणना जो 2027 में होनी है उसमें पीवीटीजीज को एक अलग कैटेगरी के तौर पर गिनेगा। और इस अलग गिनती से, इस सटीक डेटा से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि सरकार जो योजनाएं बनाती है, जैसे अभी पीएम जनमन योजना चल रही है पीवीटीजीज के लिए। हाँ, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। जी, तो ऐसी योजनाओं को ज्यादा लक्षित, ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकेगा। जब आपको पता होगा कि किस समूह की कितनी आबादी है, कहाँ है, उनकी क्या जरूरतें हैं, तभी तो आप सही योजना बना पाएंगे और संसाधन सही जगह लगा पाएंगे। ये 200 से ज्यादा जिलों में पीवीटीजीज के सामाजिक आर्थिक अंतर को पाटने के लिए बहुत जरूरी है। ये पीवीटीजीज होते कौन है? मतलब इन्हें कैसे परिभाषित किया जाता है? ये आदिवासी समुदायों में भी सबसे ज्यादा कह सकते हैं हाशिए पर रहने वाले समूह हैं। इन्हें सबसे पहले 1960 के दशक में ढेबर आयोग ने पहचाना था। इनकी पहचान के कुछ मानदंड हैं, जैसे वो अभी भी खेती की पुरानी मतलब पूर्व कृषि तकनीकों का इस्तेमाल करते हों। अच्छा। उनमें साक्षरता का स्तर बहुत कम हो, आर्थिक रूप से पिछड़े हों, और कई मामलों में उनकी जनसंख्या या तो घट रही है या स्थिर है। और ये कितने राज्यों में है? ये 18 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फैले हैं। एक हालिया सर्वे के अनुसार इनकी कुल आबादी करीब 45-46 लाख के आसपास है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो सटीक डेटा प्रभावी शासन की कुंजी है। अच्छा, शासन की भूमिका की बात चलिए तो थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं। अमेरिका से खबर है कि वहां सरकार इंटेल कंपनी में 10% हिस्सेदारी ले रही है। इसे स्टेट लेड कैपिटलिज्म या राज्य संचालित पूंजीवाद की तरफ एक कदम बताया जा रहा है। ये क्या है? हाँ, ये काफी चर्चा में है। देखिए, अमेरिका को पारंपरिक रूप से मुक्त बाजार यानी फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। फ्री मार्केट में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होता है। फैसले निजी कंपनियां और बाजार की ताकतें लेती हैं। और स्टेट लेड कैपिटलिज्म? स्टेट लेड कैपिटलिज्म में सरकार अर्थव्यवस्था में, खासकर जो रणनीतिक उद्योग होते हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हो सकता है वो कंपनियों में हिस्सेदारी रखे या नीतियां ऐसी बनाए कि कुछ खास उद्योगों को बढ़ावा मिले। मतलब बाजार तो होता है, लेकिन सरकार का नियंत्रण या प्रभाव ज्यादा होता है। तो क्या ये अमेरिका के लिए बिल्कुल नई बात है या दुनिया में और भी उदाहरण हैं इसके? नहीं, ये बिल्कुल नया नहीं है। अगर आप देखें तो 1960 के दशक में यूरोप में, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन ने कंप्यूटर या एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में अपनी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर खड़ा करने के लिए सरकारी मदद और हस्तक्षेप का इस्तेमाल किया था। और भारत में? हमारे यहाँ पीएसयूज का मॉडल तो था ही। बिल्कुल। आज़ादी के बाद भारत ने भारी उद्योगों, ऊर्जा, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयूज के जरिए औद्योगिकरण को गति दी और ये सुनिश्चित किया कि देश का संतुलित विकास हो। तो ये मॉडल नया नहीं है। इंटेल वाला मामला ये दिखाता है कि आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा या तकनीकी बढ़त जैसे मुद्दों पर सरकारें जरूरत पड़ने पर सीधे बाजार में दखल दे सकती हैं। हाँ, हालांकि ये भी कहा गया है कि ये हिस्सेदारी नॉन वोटिंग होगी। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। मतलब सरकार रोजमर्रा के फैसलों में शायद दखल नहीं देगी। ये एक निष्क्रिय निवेश जैसा है। ठीक है, सरकारी भूमिका और सामुदायिक अधिकारों के बीच संतुलन की बात करें तो भारत में वन अधिकारों का मुद्दा भी अहम है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सामुदायिक वन संसाधन CFR प्रबंधन योजनाओं पर कुछ साफ किया है। जी हाँ, मोटा यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि जो वन अधिकार अधिनियम है FRA 2006, उसके तहत सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन की योजनाएं, जिन्हें CFRMP कहते हैं, वो बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभाओं का है। सिर्फ ग्राम सभाओं का? हाँ, जो वो अपनी CFR प्रबंधन समितियों के जरिए करती हैं। ये स्पष्टीकरण इसलिए देना पड़ा क्योंकि हाल में शायद छत्तीसगढ़ वन विभाग ने एक आदेश निकाल दिया था जिसमें उन्होंने खुद को CFR अधिकारों को लागू करने वाली नोडल एजेंसी बता दिया था। ओह, तो ये तो FRA के खिलाफ हो जाता? बिल्कुल, ये FRA की मूल भावना के खिलाफ था क्योंकि FRA का मकसद ही वनों पर निर्भर रहने वाले समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकार देना और वन प्रबंधन में उनकी भूमिका को मजबूत करना है। और ये जो प्रबंधन योजनाएं ग्राम सभाएं बनाएंगी, इनसे क्या फायदा होगा? इनसे कई फायदे हैं। एक तो ये योजनाएं स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से बनेंगी। मतलब हर जंगल, हर समुदाय अलग होता है, तो उनकी योजना भी अलग होगी। दूसरा, इनमें महिलाओं और आदिवासी युवाओं जैसे जो हाशिए के समूह हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो ये ज्यादा समावेशी होंगी। दल का भी और अपनी आजीविका का भी।
और क्या सरकार इन योजनाओं को बनाने में कोई मदद कर रही है? हाँ, इसके लिए केंद्र सरकार ने 2023 में एक अभियान शुरू किया था, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत राज्य सरकारें एनजीओज वगैरह को पैनल पर ला सकती हैं, जो ग्राम सभाओं को ये योजनाएं बनाने में तकनीकी मदद दे सकें। अच्छा, तो क्षमता निर्माण में भी सहयोग है। सहयोग की बात चली है तो भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने भी मिलकर काम करने की घोषणा की है, वैश्विक भूख संकट से निपटने के लिए। जी, ये एक महत्वपूर्ण साझेदारी है। WFP आप जानते ही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। 2020 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। ये आपात स्थितियों में खाना पहुंचाते हैं और खाद्य सहायता के जरिए शांति और स्थिरता लाने का काम करते हैं। और ये 120 से ज्यादा देशों में काम करते हैं, भारत में भी। हाँ, तो भारत, जिसके पास इतना बड़ा खाद्य उत्पादन है और PDS जैसा विशाल वितरण सिस्टम है, उसका अनुभव और WFP की वैश्विक पहुंच मिलकर खासकर दूसरे विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हमेशा बहस में रहता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में इस पर कुछ अहम बातें कही हैं। हाँ, ये एक मामला था जिसमें एक सोशल मीडिया कॉमेडियन पर आरोप था कि उन्होंने विकलांग व्यक्तियों को लेकर असंवेदनशील मजाक बनाया। कोर्ट ने इस पर चिंता जताई और कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हमारा मौलिक अधिकार है, वो असीमित नहीं है। मतलब इसकी सीमाएं हैं। हाँ, कोर्ट ने साफ किया कि ये अधिकार कमर्शियल स्पीच यानी विज्ञापन वगैरह या फिर निषिद्ध भाषण जैसे कि हेट स्पीच को कवर नहीं करता। हेट स्पीच मतलब ऐसा भाषण जो धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर नफरत या हिंसा फैलाए। और कोर्ट ने जो प्रभावशाली लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स, उनकी जिम्मेदारी पर भी कुछ कहा। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनकी समाज के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। कोर्ट ने IT नियमों और सिनेमैटोग्राफ एक्ट के तहत सजा और मुआवजे का सुझाव भी दिया और सरकार से कहा कि ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए और बेहतर दिशा निर्देश बनाएं। ये मुद्दा तो पहले भी कोर्ट में आया है, जैसे श्रेया सिंगल केस था। हाँ, श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ 2015 केस बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें IT एक्ट की धारा 66A को रद्द किया गया था। और एक अमीश देवगन बनाम भारत संघ 2020 केस भी था, जिसमें कोर्ट ने फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच फर्क पर जोर दिया था। भारत में ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए मुख्य तौर पर IT एक्ट 2000 और सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 हैं। ठीक है, चलिए अब जल्दी से कुछ और खबरों पे नजर डाल लेते हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग ने जानवरों में खून चढ़ाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी हाँ, ये पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे दिशा निर्देश आए हैं। ये जानवरों में सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हैं, जैसे चोट लगने पर, एनीमिया में या सर्जरी के दौरान जरूरत पड़ सकती है। इसमें डोनर का चुनाव कैसे हो, खून कैसे लिया जाए, कैसे स्टोर किया जाए, ये सब बताया गया है। और वन हेल्थ का सिद्धांत भी ध्यान में रखा गया है, ताकि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों का खतरा कम हो। ये तो काफी जरूरी कदम है। अच्छा, रक्षा क्षेत्र में भारत और फिजी के बीच सहयोग बढ़ रहा है। हाँ, दोनों देशों ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए कुछ नए उपायों की घोषणा की है। फिजी, आप जानते हैं, दक्षिण प्रशांत महासागर में एक महत्वपूर्ण द्वीपीय देश है। करीब 330 द्वीप हैं वहाँ। राजधानी सुआ है। ठीक है, एक नदी भी चर्चा में थी, तवी नदी। हाँ, भारत ने पाकिस्तान को तवी नदी में बाढ़ की आशंका को लेकर चेतावनी दी, एक मानवीय संकेत के तौर पर। खास बात यह है कि ये सिंधु जल संधि के तहत जो आयोग है, उसके जरिए नहीं बल्कि डिप्लोमैटिक चैनल से हुआ, क्योंकि IWT वार्ता अभी रुकी हुई है। तवी नदी जम्मू के पास कैलाश कुंड ग्लेशियर से निकलती है और चिनाब में मिलती है। इसे जम्मू की जीवन रेखा भी कहते हैं। अच्छा, और तकनीक से जुड़ी खबर है दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों यानी रेयर अर्थ मैग्नेट्स की कमी की। हाँ, इनकी कमी के चलते कुछ कार बनाने वाली कंपनियां फीचर्स कम कर रही हैं। ये बहुत शक्तिशाली चुंबक होते हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 तत्वों का समूह से बनते हैं, जैसे नियोडीमियम मैग्नेट NdFeB या समैरियम कोबाल्ट SmCO मैग्नेट। और ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं? बहुत जगह। इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर में, पवन चक्कियों में, MRI मशीन में, बहुत सारे आधुनिक उपकरणों में। इनकी आपूर्ति पर चीन का काफी दबदबा है, इसलिए कमी की चिंता रहती है। ठीक है, विज्ञान से एक खबर है इम्यूनोग्लोबुलिन M IgM एंटीबॉडी के बारे में। जी, IgM वो पहली एंटीबॉडी है जो हमारा इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बनाता है।
ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी भी है। नई रिसर्च ये बता रही है कि ये सिर्फ इन्फेक्शन से नहीं लड़ती, बल्कि शरीर में कुछ हानिकारक प्रोटीन को स्थिर रखने, मतलब एक तरह से मैकेनिकल स्टेबलाइजर का काम भी कर सकती है। ये तो दिलचस्प खोज है। और आखिर में हिम तेंदुए पर जलवायु परिवर्तन का असर। हाँ, जम्मू कश्मीर में एक स्टडी हुई है जो बताती है कि मौसम गर्म होने से जो सामान्य तेंदुए हैं, कॉमन लेपर्ड्स, वो अब ज्यादा ऊंचाई पर, मतलब हिम तेंदुओं के इलाके में जा रहे हैं। इससे दोनों के बीच टकराव बढ़ सकता है और हिम तेंदुओं के लिए खतरा पैदा हो सकता है। हिम तेंदुए भारत में कहाँ-कहाँ मिलते हैं? ये हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में मिलते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये IUCN के लिस्ट में वल्नरेबल हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 में हैं। ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का राज्य पशु भी है। तो ये थी आज की हमारी चर्चा। हमने कई सारे मुद्दों पर बात की, महिला कार्यबल की बढ़त से लेकर PVTG जनगणना की जरूरत, स्टेट कैपिटलिज्म, वन अधिकार, फ्री स्पीच, काफी कुछ था। हाँ, और साथ ही हमने WFP सहयोग, पशु चिकित्सा के नए दिशा निर्देश, भारत फिजी संबंध और कुछ वैज्ञानिक और भौगोलिक खबरों को भी संक्षिप्त में देखा। उम्मीद है ये सब जानकारी UPSC की तैयारी करने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। और जाते जाते हमेशा की तरह आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, आज हमने जिन अलग अलग बदलावों की बात की, महिला सशक्तिकरण, जनजातीय अधिकार, पर्यावरण, तकनीक, अर्थव्यवस्था, ये सब अलग अलग धाराएं हैं। लेकिन जब ये सब मिलकर विकसित भारत 2047 के बड़े लक्ष्य से जुड़ती हैं, तो इनका मिला जुला एकीकृत प्रभाव क्या होगा? ये सब मिलकर भारत के भविष्य को कैसे आकार देंगी? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर हाँ, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। तब तक सीखते रहिए। नमस्कार।